हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म बुक का जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट ये 4 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, समसूत्रण यानी कि समसूत्री विभाजन की विशेषता क्या है। तो इसकी समसूत्री विभाजन की विशेषता हो जाएगा सम विभाजन। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो समसूत्री विभाजन है ये दो भाग में यानी समान दो भाग में कोशिका के क्या करती है तो विभाजन करती है समान दो भाग में। समसूत्री विभाजन किस में होता है तो ये होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन किस में होता है, ये होता है कायिक कोशिका में। और इसी से संबंधित आ जाएगा अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में और वही समसूत्री विभाजन कहेगा तो ये होता है कायिक कोशिका में। जो समसूत्री विभाजन है इसे जंतु में सबसे पहले किसने देखा था तो ये देखे थे 1879 में वाल्थर फ्लेमिंग। ये धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे आप सभी को याद हो जाओ। तो चलिए धीरे आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि इनमें पादप उग सकते हैं। ऑप्शन आपको ये दिया गया है। इसमें कह रहा है कि इनमें पादप उग सकते हैं और क्वेश्चन में दिया है कि गलत विकल्प पर निशाना लगाए। इनमें से आपको गलत छांटना है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसमें पादप नहीं उग सकते हैं। तो इनमें से पादप किसमें नहीं उग सकते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। पादप वहीं उगते हैं जहाँ मतलब जिसमें पोषक पूर्ण हो। तो इसमें कह रहा है कि इसमें पादप नहीं उग सकते हैं जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषक का अभाव हो। जहाँ पे पोषक के अभाव होगा वहाँ पे पादप नहीं उग सकते हैं, चाहे जल हो या मृदा। तो यही में क्वेश्चन में कह रहा था किसमें नहीं उग सकते हैं तो जल अथवा मृदा में जिसमें आवश्यक पोषक के अभाव हो वहाँ पादप नहीं उगेंगे। बीज अंकुरण के लिए कहेगा क्या क्या जरूरत पड़ता है यानी कि आवश्यकता क्या है। बीज अंकुरण के लिए पानी, तापमान, प्रकाश और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा। एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ा जी के मात्रक बताना है। तो बड़ा जी के जो मान होता है ये होता है 6.67 × 10⁻11 होता है और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यही आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान हो जाएगा 6.67 × 10⁻11। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखेंगे। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा। कह रहा है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि वस्तु नियत वेग से चल रही है। जब वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चलेगी। इसका त्वरण 0 हो जाएगा और ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर ग्राफ का जो क्षेत्रफल निकाल कर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है। इस अवस्था में दोनों क्या होगा तो बराबर होगा। जब ग्राफ के क्षेत्रफल निकाल कर इसका विस्थापन का मान निकालिएगा तो दोनों जो इसका होगा बराबर होगा, दोनों मान बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है। निम्नलिखित जोड़ा में आपको बताना है कि किसमें परमाणुओं की संख्या समान है। तो देखते हैं। जो नाइट्रोजन है इसकी परमाणु भार कितना होता है तो 14 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 ग्राम। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन क्या होता है 16। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32। तो यही जो है परमाणुओं की संख्या क्या है तो समान है, बाकी सब में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये किसमें होती है तो ये होता है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में। ऑप्शन हो जाएगा बी। हुंड के अधिकतम जो हुंड के नियम है इनके अनुसार जो है परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है पहले उप कक्षा को भरते हैं। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले इस क्या भरते हैं तो उप कक्षा को भरते हैं और ये हुंड के नियम के अनुसार होता है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इसके बाद मैथ हो गया। आगे देख लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म की बुक है जिसमें कहीं कहीं जीके जीएस दिया गया है और बीच बीच में मैथ रीजनिंग घुसाया गया है। तो हम लोग केवल जीके जीएस पढ़ेंगे। यहाँ से जीके स्टार्ट है तो देखते हैं। 12 नंबर हो जाएगा। डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है।
डोलड्रम कह रहा है कि किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, तो डोलड्रम स्थित है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। ऑप्शन हो जाएगा सी। डोलड्रम को अन्य नाम कहेगा तो इसे शांत पेटी भी कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। वही 30 से 35 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अश्व अक्षांश। डोलड्रम का अन्य नाम कहेगा तो शांत पेटी भी है, और ये किसके मध्य स्थित होता है, तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, सरगैसो सागर एक हिस्सा है। सरगैसो सागर किसका हिस्सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के ये हिस्सा है। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसका है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। इससे कौन कौन सी धारा निकलती है, तो गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा के निर्माण होता है किससे, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। 14 नंबर देखेंगे, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है, तो जो भारत के केंद्रीय देशांतर रेखा है जिसे मानक समय भी बोलते हैं, ये इलाहाबाद से नैनी से गुजरता है। इसकी जो देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे भारत के मानक समय भी कहते हैं, जो कि ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो ग्रीनविच से ये 5.5 घंटा आगे है। भारत के मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को बोला जाता है हरिकेन। कैरेबियन सागर में उत्पन्न जो होते हैं तूफानों से हरिकेन बोलते हैं, और ये अटलांटिक महासागर से भी उत्पन्न होता है। टाइफून कहाँ पे उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर में। जो टाइफून है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर से। चिनूक कहाँ की ये चक्रवात है, तो अमेरिका और कनाडा के तट पे ये चलती है। वही कहेगा कि कैरेबियन सागर कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज में भारत विश्व के दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन में दिया गया है कि किस कृषि उपज में भारत जो है विश्व में दूसरा प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो ये हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू में भारत का स्थान कितना है, तो तीसरा है। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। वही बाकी कहेगा कपास, गन्ना, चाय में भारत का स्थान जो है दूसरा है। प्रथम स्थान पे गन्ना उत्पादन में ब्राजील हो जाएगा, बाकी कपास हो जाएगा, और चाय तंबाकू उत्पादन में पहला पे चीन है। पहला पे कपास उत्पादन, चाय उत्पादन और तंबाकू उत्पादन में चीन है। तंबाकू में भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा, और गन्ना में प्रथम स्थान है ब्राजील का। अब बाकी जो दलहन है, दूध है और मसाला उत्पादन में भारत अग्रणीय देश है, यानी कि विश्व में प्रथम है। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी को बोलते हैं। कावेरी जो नदी है ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो नासिक के त्रियंबक गांव से गोदावरी नदी निकलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। ए हो जाएगा, भारत में गुजरात में सबसे बड़ी समुद्र तट है। ये कथन सही है, क्योंकि भारत के सबसे बड़ा जो समुद्र तट है ये गुजरात में है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, यही गलत है। पहले जो जोग या गोरसापा जलप्रपात था ये भारत के सबसे उच्चतम था। वर्तमान में भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है कुचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कहेगा तो 455 मीटर है। किस नदी पे है, तो वह राही नदी पे है। तो यही कथन गलत था। ये अब भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं रह गया है। जोग या गोरसापा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा, भारत का मरीन समुद्री तट तमिलनाडु में स्थित है। ये भी सही है। भारत का सबसे छोटा समुद्र तट वाला राज्य कहेगा तो गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य गुजरात है, छोटा कहेगा तो ये हो जाएगा गोवा। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है। तो हिमालय जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व हो जाएगा जलवायु संबंधी प्रभाव, उसके बाद प्रतिरक्षा, उसके बाद उर्वरक मृदाओं का स्रोत, यानी उर्वरक जो मृदाएं हैं उसका स्रोत। ये तीनों हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन है सी नहीं होगा, 1, 2, 3 है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। हिमालय जो है
हमारे हमारे देश के लिए ये प्रहरी के काम करती है, जो कि जो शीत हवा चलती है उसे ये रोकता है। हिमालय नहीं तो भारत जो क्या है, अगर हिमालय नहीं रहेगा तो भारत क्या हो जाएगा, ये भारत पूरी तरह से शीत मरुस्थल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुर्नूल कुडप्पा नहर निकलती है, यानी कि केसी नहर निकलती है, तो ये किस नदी से निकलती है, पेनेरू नहर से। किस नदियों से, तो पेनेरू नदी से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर हो जाएगा। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन कह रहा है कि किस ग्रह है जो इसकी दिशा पूरब से पश्चिम है, यानी कि पृथ्वी के उल्टा ये घूमता है। तो ये दो ग्रह हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अरुण और इसमें हो जाएगा शुक्र। शुक्र और अरुण जो ग्रह है ये पृथ्वी के उल्टा घूमता है, यानी कि ये घूमता है पूरब से पश्चिम। सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध और भोर या शाम के तारा हो जाएगा शुक्र। लाल ग्रह कहेगा तो मंगल हो जाएगा, और गर्म ग्रह भी कहेगा तो ये शुक्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है 32 नंबर देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे कम प्रभावशील है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस समय पर कौन सा प्रकाश है जो उसकी सबसे कम प्रभावशील है, तो इसमें से हो जाएगा सबसे कम प्रभावशील हरा। ऑप्शन है बी। सबसे अधिक किसमें होता है, तो लाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण जो 3 कलर है ये हो जाएगा बैगनी, लाल और नीला। इसमें बहुत कम प्रभाव रहता है हरा के। तो वही क्वेश्चन कर रहा था कि किस कलर के परास सबसे कम प्रभावशील है, तो ये हो जाएगा हरा। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मिलता है तो इसकी स्रोत हो जाएगा जल। 33 नंबर है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। ये किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है, तो ये होता है हेक्सोकाइनेज के द्वारा। हेक्सोकाइनेज के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 34 नंबर है, सापेक्षिक आर्द्रता के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मान क्या है, तो सापेक्षिक आर्द्रता के लिए ये सर्वाधिक सुविधाजनक मान हो जाएगा 50%। जो सापेक्षिक आर्द्रता है इसे याद कर लीजिएगा कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसे किस में व्यक्त किया जाता है, तो इसमें व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 35 नंबर है, कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों के अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं। तो पराबैंगनी जो किरण है इसका अध्ययन के लिए हम उपयोग करते हैं अवतल झिल्ली का। ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, या डॉक्टर ऑपरेशन जो करते हैं उसके क्षेत्र में इसका पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है। 36 देखेंगे, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2 है तो रासायनिक बंध बनने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। कर ऐसे रासायनिक बंध बनने के लिए जो प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा होंगे, तो इसका प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, 2d और उसके बाद 4s2। 3d2 हो जाएगा 3d2 और उसके बाद 4s2। ऑप्शन हो जाएगा डी। परमाणु के अंतरिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परमाणु के जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 43 नंबर है, कह रहा है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। ओंकारेश्वर जो परियोजना है ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे। और जो सरदार सरोवर बांध है ये भी नर्मदा नदी पे है। जो ओंकारेश्वर मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में है, और ओंकारेश्वर परियोजना भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। 44 देखेंगे, देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी कि देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में कहेगा तो पहला स्थान पे पंजाब है। ऑप्शन हो जाएगा बी। और वैसे कहेगा बिना प्रति हेक्टेयर के सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार हो जाएगा। चावल में है पश्चिम बंगाल। 45 है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य हो जाएगा तस्मानिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा
भारत की जो क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली है, यानी कि भारत के कह रहा है कि जो क्षेत्रीय समुद्री सीमा है कितना तक है, तो ये हो जाएगा 12 समुद्री मील या लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक नॉटिकल मील में कितना मीटर होता है? एक नॉटिकल मील में होता है 1852 मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 47 नंबर है, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे कौन सी समिति कहते हैं? यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट की समीक्षा करती है वो कौन सी समिति है, तो इस समिति का नाम हो जाएगा लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होता है उसका क्या करती है, तो समीक्षा करती है। और ये पूरा समीक्षा करके किसको सौंपती है, तो ये सौंपती है राष्ट्रपति को। लोकलेखा समिति में 15 लोकसभा से होते हैं अध्यक्ष और 7 होते हैं राज्यसभा से, टोटल हो जाएंगे 22। और उसका जो अध्यक्ष होते हैं ये क्या है, ये जो लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं ये विपक्ष दल के नेता, विपक्ष के होते हैं, यानी जो विपक्ष दल के रहते हैं वो बनते हैं लोकलेखा समिति के अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी होते हैं लोकसभा से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भाग 5 में मिलता है और इस अनुच्छेद कहेगा तो 148 से 151 तक। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत को उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। और इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो जो उपराष्ट्रपति की चुनाव है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति के जो पद है ये लिया गया है अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति के जो मतदान होता है गुप्त मतदान होता है, जैसे कि राष्ट्रपति को होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इस सेट में जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन दिया गया है कहीं कहीं से दिया गया है, तो वैसे ही कहीं कहीं से लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जो भारतीय संविधान है इसमें से अल्पसंख्यक जो लोग हैं अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था स्थापना या उसे चलाने के लिए अधिकार जो दिया गया है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 30 के 1 में। ऑप्शन हो जाएगा सी, किस में दिया गया है? तो 30 के 1 में दिया गया है। और जो अल्पसंख्यक है भारत में, अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं? तो ये हो जाएंगे पारसी, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख। 50 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं कथन। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं, ये कथन सही है क्योंकि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये लिया गया है कनाडा से। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, कथन जो डी है यही गलत है क्योंकि राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है ये हो जाएगी 35 वर्ष, तो यही गलत है, 30 वर्ष नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? यानी कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य है जो कि सर्वप्रथम बना था? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा सी। आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर पहली बार गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। 52 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा पुनः विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। ऑप्शन हो जाएगा ए, यही जो है राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है क्योंकि जो वित्तीय विधेयक है इसे राष्ट्रपति के संस्तुति पे ही पेश किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति जो सुझाव देते हैं तभी ये पेश होता है, तो ये पुनः विचार के लिए नहीं भेजा, वापसी नहीं होगा, तो यही गलत हो जाएगा। उनका जो विशेषाधिकार ये नहीं है। बाकी देख लेते हैं, पुनः विचार के लिए एक विधायी विधेयक वापसी ये सही है। कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा प्रदान करना ये भी सही है। लोकसभा भंग करना ये भी सही है। ये जो बी, सी और डी में दिया गया है ये
राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। बाकी कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन ए। ऑप्शन यही इसमें से गलत था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें से जीके कहाँ से है, इसमें से देख लेते हैं। यहाँ 63 से शुरू होगा। 63 में कह रहा है कि 63 हो जाएगा, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है, निम्न में से गलत विकल्प है उसका चयन करें। यानी कि यकृत के जो विभिन्न कार्य है उसमें गलत विकल्प कौन सा है उसे हम लोग का चयन करना है। तो इसमें से यकृत के बारे में गलत विकल्प हो जाएगा कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव, क्योंकि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव यकृत से नहीं होता है। बाकी यकृत के कार्य देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय करना, वसा का पाचन करना और पित्त का बनाना। पित्त भी यकृत में बनता है, वही पित्त जो जमा होता है ये जमा होता है पित्ताशय में, बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 64 नंबर है। कह रहा है कि हद चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रक्रियाओं का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग नहीं होती है? फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि इस हद चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवीयन प्रक्रियाओं का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग नहीं होती है? तो इसमें से नहीं होती है अलिंदों का पुनः विध्रुवीयन, इसमें से हो जाएगा बी। अलिंदों का पुनः विध्रुवीयन नहीं होता है। 65 देखेंगे, दो प्रकाश स्रोत एकवर्णीय कहे जाते हैं जब यदि उनमें नियत हो। दो प्रकाश स्रोत को एकवर्णीय कहे जाते हैं जब क्या नियत होगा? तो पथांतर नियत होगा, तो उस समय कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला है XYZ चित्र में दर्शाए गए चालक हैं। जो ये XYZ दर्शाया गया है ये चालक हैं, तो वही करा नेट यानी कि शुद्ध चालक Y पर विशुद्ध चुंबकीय बल होगा। शुद्ध चालक Y पे विशुद्ध जो चुंबकीय बल होगा कैसा होगा? तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी कि ये दक्षिण के लिए दाहिने तरफ होगा। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है कि पेपर के तल से दाईं ओर होगा। पेपर के तल से दाईं ओर होगा। तो ये जो है देख लेते हैं यहाँ, पेपर के तल से ये पेपर के तल से क्या होगा? दाईं ओर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतरा पृष्ठ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो गैस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी द्रव्य, ठोस द्रव्य और द्रव्य गैस प्राप्त किया जा सकता है। कौन नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो गैस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैथ है, इसके बाद देखते हैं। यहाँ से है जीके 73 नंबर हो जाएगा। पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। तो केलियम से लिए जाने वाला जो पृथ्वी के परपट्टी पे 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है, ये केलियम से कौन हो जाएगा? तो ये इसका लैटिन नाम केलियम है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का लैटिन नाम जो होता है ये होता है केलियम। ऑप्शन हो जाएगा ए। पृथ्वी पे पोटेशियम की मात्रा हो जाएगा 2.59%। कैल्शियम की मात्रा है पृथ्वी पे 3.63%। पृथ्वी पर प्राप्त सर्वाधिक कि किस धातु के पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम 8.13%। मैग्नीशियम की मात्रा पृथ्वी पर हो जाएगा 2.0% यानी 2%। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। जो 44वां संविधान संशोधन है इसके तहत संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रखा गया। 75 देखेंगे, रजनी पामदत्त ने कहा वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते हैं। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? तो वे कहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन हो जाएगा ए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये बोले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे? तो बम्बई में गोकुलदास कॉलेज में। और उसमें कितने अनुयायी भाग लिए थे? तो 72 अनुयायी भाग लिए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन 1925 में हुआ था। स्वराज्य पार्टी गठन 1923 में हुआ था। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। और कौन कौन मिलकर किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। डी नंबर हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन कहाँ पे हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली मैदान में। और कब? तो 1928 में। और ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और इनके साथी सब मिलकर किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 76 है। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका कह रहा है कि आरंभिक नाम क्या था? इसका आरंभिक नाम था भूभाग नहीं व्यापार। यानी कि जो पहले ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी था ये लुभाए दे किसके लिए? तो व्यापार के लिए। धीरे धीरे जब ये लोग देखे कि भारत की राजनीति कुछ अलग है तो ये उसके बाद क्या करे? तो यहाँ पे राज करने के लिए सोचे। तो इनका जो प्रारंभ हुआ था पलासी के युद्ध के बाद इन लोग ने अपने क्या बोलते हैं तो राजनीति में एंट्री भी की, यानी कि राज करने के व्यू से ये भी एंट्री की है पलासी के युद्ध के बाद, जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 77 में है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन में देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यही वाला जो कथन है सही है। जो जाकिर हुसैन थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनका क्रम से कहेगा तो ये क्रम से तीसरे थे। और भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के ये पहले नहीं थे, ये दूसरे थे। भारत के दूसरा ये राष्ट्रपति थे। क्रम मुस्लिम में कहेगा तो क्रम से इनका स्थान हो जाएगा 5वां। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाएंगे आपको जाकिर हुसैन, दूसरा मुस्लिम हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके पद पे हुआ था, यानी कि उनके कार्यकाल में हुआ जब वो राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएंगे 2 और दोनों मुस्लिम थे। पहला हो जाएंगे जाकिर हुसैन और दूसरा हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है, तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 53 में। और कहेगा कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति भी बने थे? हो जाएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और कौन वैज्ञानिक थे जो कि राष्ट्रपति बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कहेगा तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे बीबी गिरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा ए। 18 नंबर देखेंगे, 78 नंबर हो जाएगा। मुगल बादशाह और उनके शासनकाल में आए विदेशी यात्री। और कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है उसे देखना है। तो सुमिलित कौन सा है देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आए थे, ये सही है। मनुची जो थे शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में ये आए थे। शाहजहां के शासनकाल में भी और मनुची के शासनकाल में भी। और बारी बारी देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री आया था? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ जो फिंच था ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री हो जाएंगे, जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आए थे और थॉमस रो आए थे। और वही देखते हैं, शाहजहां में तो ये हो जाएगा और मनुची, और औरंगजेब भी मनुची। 79 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन। 79 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमिलित नहीं है? इसमें से कौन सुमिलित नहीं है उसे देखना है। तो इसमें से सुमिलित कौन सा नहीं है? तो देखते हैं, शांत घाटी आंदोलन जो है ये बाबा आमटे शांत घाटी आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाबा आमटे के संबंध किससे हो जाएगा? तो बाबा आमटे कार्य करते थे कुष्ठ रोग के निवारण के लिए, ये प्रसिद्ध थे। शांत घाटी आंदोलन जो हुआ था ये केरल में हुआ था। और शांत घाटी आंदोलन के मेन नेता कौन थे? तो ये सुगाथा कुमारी थी, सुगाथा कुमारी। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1973 में। अपिको आंदोलन जो था, अपिको आंदोलन ये हुआ था कर्नाटक में, नेता थे पी हिगड़े। और कब हुआ था? तो 1983 में। क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा सुमिलित है? सुमिलित नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सुमिलित नहीं है। बाकी ए बी सी ये सुमिलित है। अपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था 1983 में, नेता हो जाएंगे पी हेगड़े।
चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। 1973 में नेता हो जाएंगे सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका नेता हो जाएंगे मेघा पाटेकर। और जो शांत घाटी आंदोलन था ये केरल में हुआ था, नेता सुगाथा कुमारी। बाबा आमटे प्रसिद्ध है कुष्ठ रोग के निवारण के लिए। 80 नंबर देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि कार्यकाल के अनुसार जो निम्नलिखित में दिया गया है उनको क्या है सजाना है। तो देखते हैं वारेन हेस्टिंग की जो कार्यकाल था 1773 से 1785 तक था। डलहौजी के कार्यकाल हो जाएगा 1848 से 1856 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल था 1786 से 1793 तक। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल हो जाएगा 1798 से 1805 तक। तो क्रम के अनुसार पहले हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद वेलेस्ली और उसके बाद डलहौजी। 1 4 3 2 किस में है? तो 1 4 3 2 है सी में, ऑप्शन हो जाएगा सी। रेल और डाक जो शुरुआत हुआ भारत में ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था 1793 में, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसका स्थापना कौन किए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली किए थे। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। यानी क्वेश्चन में कह रहे थे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था 1699 में? तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। कौन किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह किए थे। और वही गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा भी लिखे थे। जफरनामा के किसके द्वारा लिखा गया है? तो फारसी भाषा में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और इन्होंने पाउल प्रणाली की भी शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु यानी किसने इनका मृत्यु किया था, किसने मारा था? तो गुल खां। कब? 1708 में। गुल खां ने इनकी हत्या कर दी थी 1708 में। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है कि तख्ते ताउस के निर्माण किसने किया था? तख्ते ताउस के निर्माण किए थे गुरु हरगोविंद। 82 नंबर देखेंगे। 82 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इसमें से कौन सा जोड़ी है जो कि सही है? तो हो जाएगा चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट लाया गया था ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लाया गया था। कब? तो 1919 में। और ये इसे अन्य नाम क्या बोला जाता है? तो काला कानून। क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति पे शक होता था उसे ये बिना कोई मतलब कि सबूत के ही पकड़ लेते थे, तो इसे क्या बोला जाता था? काला कानून। ये लाया गया था अंग्रेज के द्वारा। कब? तो 1919 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हो जाएगा, अगला है 93 नंबर। 93 में है रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो रुधिर में यूरिया के एकत्र हो जाने की स्थिति में इसे कहते हैं यूरेमिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे क्या बोलते हैं? यूरेमिया। 94 नंबर है सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव का संबंध किससे होता है? जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव हैं इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाएगा प्रोटिस्टा से। ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटिस्टा जगत से। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक जीव का संबंध किससे है, किस जगह से? तो इसका संबंध हो जाएगा मोनेरा जगत से। जीवाणु के खोज लीमनहॉक किए थे 1683 में। 95 देखेंगे। 95 है जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है वो कौन सा तरंग है? तो हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग है। और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे यांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। इसकी जो तरंग शक्ति है यानी कि वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक्स किरण की खोज कौन किए थे? रोएंटगेन ने किए थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 96 नंबर है ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान द्वारा दिए गए ग्राफ में क्या होता है? ऊर्जा के वितरण को दर्शाने वाले मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो कि गैस की गतिज ऊर्जा और तापमान में संबंध बताता है, तो इसमें से आपको बताना है क्या है? तो इसमें से ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थित रहना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। इस नियम के अनुसार ताप में वृद्धि के साथ वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल जो होता है ये स्थिर होना चाहिए।
यह क्या होता है कि चौड़ा होकर दाहिनी ओर विस्थापित होता है। जैसे ये ग्राफ हो गया तो ये क्या होता है, ये वक्र क्षेत्र स्थित रहता है लेकिन ऊपर नीचे नहीं होता है और ये दाहिनी तरफ फैलते रहता है। यहाँ से ये दाहिनी तरफ फैलते रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 102 नंबर हो जाएगा। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, तो ये हो जाएंगे मोंटेग्यू। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो थे तो मोंटेग्यू थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 में क्या है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है, यहाँ सूची 1 में सूची 2 को ये मिलान करना है। यहाँ जो देशबंधु चित्तरंजन दास है इनकी पत्नी के नाम बताना है। देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी के नाम हो जाएगा बसंती देवी, बसंती देवी हो जाएगा। लाला लाजपत राय की पत्नी के नाम क्या हो जाएगा, तो इनका पत्नी के नाम हो जाएगा राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी के नाम हो जाएगा कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू के एक पत्नी के नाम हो जाएगा स्वरूप रानी, या उनसे ये संबंधित हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब क्या बोलते हैं, तो पंजाब के केसरी बोलते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है, या इन्हें पंजाब के युग पुत्र भी बोलते हैं, या पंजाब केसरी। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा 104 नंबर है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे बनाया जाएगा, तो बिहार के जो पहला घड़ियाल अभयारण्य है ये बनाया जाएगा गोपालगंज में। और बिहार के सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है, तो ये होता है गोपालगंज में। कछुआ अभयारण्य या कछुआ अभयारण्य जो है कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये भागलपुर में। और घड़ियाल अभयारण्य गोपालगंज में। और सर्वाधिक वर्षा बिहार के गोपालगंज जिला में ही होता है। 105 देखेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा जो गौरव है, गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, यह निम्नलिखित में से क्या है, तो गौरव हो जाएगा लंबी दूरी के ग्लाइड बम। ऑप्शन हो जाएगा ए। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। आगे है 106 नंबर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को के ब्रिक्स वर्ल्ड पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 107 नंबर है। वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल बैचेलेट को, मिशेल बैचेलेट को। 108 है। 7 से 9 अगस्त 2025 तक MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा बी। MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के जनक भी बोला जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी ट्रूनेट का संबंध किससे है, तो ट्रूनेट के संबंध हो जाएगा क्षय रोग से, यानी कि टीबी से। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाया जाता है। 110 नंबर है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है, तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है 2 भारतीय ग्रंथ। ये हो जाएगा भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। ऑप्शन हो जाएगा बी। भगवत जो गीता है इसके लेखक हो जाएंगे वेद व्यास, नाट्यशास्त्र के लेखक हो जाएंगे भरत मुनि। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है, तो ये जीते हैं सौरभ शर्मा। ऑप्शन हो जाएगा ए, सौरभ शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे, अगला है 122 नंबर है। निम्न में से कौन जानु प्रतिक्षेप प्रतिवर्ती से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से जो है जानु प्रतिक्षेप प्रतिवर्ती से कौन संबंधित नहीं है, तो मस्तिष्क। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो जानु प्रतिक्षेप प्रतिवर्ती है ये नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो मेरुरज्जु के द्वारा ये नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 123 नंबर। थाइमोसिन उत्तरदायी है, थाइमोसिन जो है ये किसके लिए उत्तरदायी है, टी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी
टी लसीकाणु के अधिक उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। टी लसीकाणु के अधिक उत्पादन के लिए जो थाइमोसिन है इसे युवा हार्मोन भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और इसमें इधर वैज्ञानिक के नाम है, इधर ये खोज है कि कौन सा वैज्ञानिक किसके खोज किए थे। तो देखते हैं, हाइजेनबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, ये दिए थे अनिश्चितता के सिद्धांत। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किए थे और इनके लिए इसी खोज के लिए उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। गति के नियम के खोज किए थे न्यूटन और ग्रह गति के नियम के खोज किए थे केपलर। ग्रहों के गति के नियम के खोज किए थे केपलर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 25 है, 125 नंबर। एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ जो है अवक्षेपित हो जाती है, तो यह विलयन हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। ऑप्शन हो जाएगा बी, अति संतृप्त। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 131 है। हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, आशीष कुमार दास को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी। 132 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं किसके साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ। ऑप्शन हो जाएगा बी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1988 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, आगे इधर दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर रहे हैं और ये किसके बारे में दिया गया है, तो राजभाषा के बारे में ये दिया गया है। राजभाषा गठन करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश कब दिया गया, तो राष्ट्रपति आदेश दिए थे राजभाषा गठन करने के लिए 1955 में और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो अध्यक्ष बीजी खरे के अध्यक्षता में हुआ था। राष्ट्रपति जो आदेश दिए थे राजभाषा गठन करने के लिए, ये बीजी खरे के अध्यक्षता में 1955 में गठन हुआ। और कह रहा है कि संसद की राजभाषा समिति के सुझाव कब बना, तो ये बना 1959 में। और राजभाषा अधिनियम कब बन गया, तो ये बन गया कब, तो 1963 में अधिनियम बन गया। राजभाषा अधिनियम बना 1963 में और राजभाषा जो संकल्प है ये पारित हुआ था 1968 में। राष्ट्रपति के आदेश बीजे खरे की अध्यक्षता में राजभाषा गठन करने के लिए 1955 में पारित हुआ। संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959 में पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम बना था 1963 में और राजभाषा संकल्प पारित हुआ 1968 में। आगे देखेंगे, कह रहा है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 343 में। राष्ट्र के जो राजभाषा है हिंदी होगी, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 343 में। 134 है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रहा था, तो 1971 में चल रहा था चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल हो जाएगा 1969 से 1974। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 135 नंबर है, किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, तो ये शामिल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 136 है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक के नाम हो जाएगा पूर्णा बनर्जी। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 137 हो जाएगा, गुआना की राजधानी है। गुआना की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा, जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन गुआना की राजधानी है। थिम्पू किसका राजधानी हो जाएगा, भूटान की। पोर्ट-नोवा किसकी राजधानी है, बेनिन की राजधानी है पोर्ट-नोवा। सोमालिया की राजधानी हो जाएगा मोगादिशु। 138 देखेंगे, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, कौन सा कह रहा है कि कौन सा
एबीपी एमजेवाई सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यानी कि आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री जारी करते हैं उसके तहत 100% परिवारों को सम्मिलित करने वाला कौन सा जिला बना है, तो ये जम्मू कश्मीर के जिला हो जाएगा संबा जिला। ऑप्शन हो जाएगा ए। 140 है, आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? आर्थिक सहयोग के मुख्यालय स्थित है तेहरान में। ऑप्शन हो जाएगा सी। विश्व बैंक के गठन 1945 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। एससीओ यानी कि एससीओ के जो गठन हुआ था इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है, गठन हुआ था 2014 में। एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, गठन हुआ था 1966 में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।